हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो बच्चों इसलिए बोलता हूँ, वीडियो तो कंटिन्यू बना हुआ है, एक साथ सारे बना दिए मैंने हैं, लेकिन हर 40 मिनट के बाद मैं ये लाइन जरूर बोलता हूँ, है ना। चलो नेक्स्ट हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे थे। देखो बहुत ही जल्दी ना आप लोगों में पी ब्लॉक का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, उसमें तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। एक बार ध्यान रखना, हमारी टारगेट है 100+100। उसके लिए जो नंबर करता है वो पी ब्लॉक में से ही करता है, तो कम से कम उसके खूब सारे क्वेश्चंस मैंने बना लिए हैं, बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा है। फिर तुम्हें उसी तरह नोट्स बना के लिखना है, ठीक है। चलो, गुस्सा तुम्हें बहुत आता होगा कि मास्टर इतना क्यों पढ़ा रहा है, किस जन्म का बदला निकाल रहा है हमसे है। कोई बदला नहीं है। चलो, मैंने कहा ना, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले हैं, खुश हो जाते हो तुम लोग, तो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। देखो, बात कर रहे हैं हम लोग वेग नियम या रेट लॉ की, क्योंकि अब तक हमने जो केमिकल काइनेटिक्स की बात की थी, हमने उसके डेफिनेशन की बात कर ली थी, हम उसकी परिभाषा की बात कर ली थी। अगर आगे हम बात कर लेते तो हमने ये पता लगा इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, एवरेज क्या होती है, इनिशियल क्या होती है, प्रारंभिक, तात्क्षणिक और औसत वेग की हमने बात कर ली थी। फिर हमने स्टोइकियोमेट्री में संबंध स्थापित किया था, रिलेशन बनाया था। फिर हमारा अगला है वेग नियम या रेट लॉ क्या होता है। देखो, ये लॉ बोलता क्या है, एक नियम है द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, ठीक है, क्रिया नियम, लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको गुलबर्ग और वागे ने दिया था 11th क्लास में, ये चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी। देखो, ये रूल बोलता क्या है, ये क्या बोलता है। देखो, सिंपल सी बात है, हमारे पास में दो चीजें, ये है रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है। मुझे एक बात है, जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो आपके पास पहले कौन होता है, रिएक्टेंट होता है। ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में, कि ये सब बात तो हमें पता है। इसका मतलब मुझे बताओ, रिएक्शन को स्टार्ट करने में ज्यादा भूमिका कौन अदा कर रहा है, बिल्कुल रिएक्टेंट कर रहा है। इसका मतलब रिएक्शन की जो रेट होगी वो भी किस पे डिपेंड करेगी, बिल्कुल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। समझ में आ गई बात। तो ये लो, यही बात बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पे डिपेंड करता है, क्रिया कारकों की, क्रिया कारकों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर, ठीक है। रिएक्टेंट की किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे जी डिपेंड करता है। ये उसकी क्या है, पावर लगा दी। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के बात इतनी सी हो गई है कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, अभिक्रिया का वेग, किस पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया में जो इंक्लूडिंग है क्रिया कारक, उनकी कंसंट्रेशन पे। ये ध्यान में, ये ब्रैकेट किसको दिखाता है, ये ब्रैकेट मोल अपॉन लीटर को तो दिखाता है, याद है, पढ़ा रखा मैंने पहले भी कई बार 11th क्लास में। तो ध्यान रखना, ये क्या है, मोल अपॉन लीटर, ये क्या है, सांद्रता की बात कर रहा है। समझ में आ गई यहाँ तक बात सभी को। तो आप लिख लो, हिंदी मीडियम में लिख लो, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। लिख लो के इंग्लिश मीडियम में लिख दो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। समझ में आ गई बात सभी को। तो ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, ठीक है। यही क्या है, रेट लॉ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं कोई एक सिंपल रिएक्शन की बात करूं, तो अभी मैं उसकी बात करता हूं, बस इसको नोट कर लूं, क्योंकि मुझे इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, हो जाएगा नोट, आराम से कर लेना, ठीक है। तो इतना करने के बाद में डेफिनेशन जरूर लिख लेना। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिक्रिया का वेग क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं कोई रिएक्शन की बात कर लूं कि ए से मान लो बन रहा है पी, ए क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट, पी क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। तो बताओ रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। और रेट ऑफ रिएक्शन, रेट को क्या बोलता हूं मैं, दर। कैसे लिखते हो आप, याद करो, dx अपॉन dt। बहुत बढ़िया, याद है, dx अपॉन dt। x क्या है, कंसंट्रेशन, कौन सी कंसंट्रेशन यहाँ पे, किस पे डिपेंड करता है बताओ, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एक है तो मान लो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, कर लोगे आराम से, ठीक है। अगर यहाँ दो लिखा होता तो यहाँ पे दो कर देते, ठीक है। चलो जी, तो इसका मतलब देखो, प्रोपोर्शन है,
कुछ ना कुछ कोई कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे k a। अब यहाँ पर k क्या आ गया, k आ गया यहाँ पे वेग नियतांक। क्या है, वेग नियतांक। ये है यहाँ पे रेट कांस्टेंट। समझ में आ गई यहां तक बात। इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट अभिक्रिया वेग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। बोला जाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कर लोगे, है ना, बिल्कुल आसानी से। या फिर बोल दो स्पेसिफिक रेट, रेट रिएक्शन बोल दो, या रिएक्शन रेट बोल दो, ठीक है, बोल देना। या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल देना, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, या इसको रिएक्शन रेट भी बोल देना, ठीक है, कुछ भी बोल देना, रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोल देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात आई कि यहाँ पे कौन आ गया, के आ गया, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ, मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैंने क्या किया, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसको कितना मान लिया मैंने, यूनिटी मान लिया। कितना मान लिया मैंने, यूनिटी। कितना मान लिया, 1 मान लिया। बताओ ऐसा करते ही dx अपॉन dt बराबर क्या निकल के आ गया, k आ गया। समझ में आ गई बात यहाँ तक सभी को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो रेट एक डायरेक्टली किसके बराबर आ रही है, किसके इक्वल आ रही है, के के आ रही है। अब के की इक्वल क्यों आई, क्योंकि कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1। इसका मतलब जब क्रिया कारक की सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। समझ में आ गई बात सभी को। तो देखो यहाँ पे अगर तुमसे के की डेफिनेशन पूछ ले, के होता क्या है एक्चुअल में, तो आप क्या बोलोगे, किसी, लिख लो हिंदी में ना लिख दो, पहले लिख लो के का मीनिंग लिखो, किसी अभिक्रिया का वेग नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया का वेग समस्त क्रिया कारकों की सांद्रता इकाई होने पर, ठीक है। तो समस्त क्रिया कारक सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बोलो, वेग नियतांक। इंग्लिश मीडियम वाले इस चीज को लिख लो सभी लोग, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब समस्त क्रिया कारक इकाई कितनी हो, 1 हो, वही क्या कहलाता है, विशिष्ट अभिक्रिया वेग, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहलाता है। समझ में आ गई बात। तो ये लिख लेना के बारे में। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है ए ही है, अब यहाँ देखो ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे के डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, क्रिया कारकों की प्रकृति पे, सेकंड डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे या ताप पे, थर्ड डिपेंड करता है ये उत्प्रेरक या कैटलिस्ट पे। ध्यान रखना यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, बिल्कुल के की बात की जा रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो इस सबको नोट कर लो, जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। चलो हो गया, उतार लिया आप लोगों ने, हटा दूं मैं इसको, है ना। अब ध्यान समझना, इसके मिनट निकालते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, है ना। कर लिया, चलो अब यूनिट की बात करते हैं। तो पूछ ले के क्या होता है, तो सभी क्रिया कारकों की सांद्रता कितनी हो, इकाई हो, यूनिटी हो, सारी कंसंट्रेशन कितनी हो रिएक्टेंट की, यूनिटी हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, इसको मैं हटा देता हूं। तो यहां तक समझ में आ गई होगी चीजें आपको। आगे नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं वेग नियतांक की इकाई। यूनिट ऑफ
रेट कांस्टेंट। ठीक है, देखो मैं किसी एक रिएक्शन की बात कर लेता हूँ, सिंपल कोई रिएक्शन ले लेता हूँ और उससे आपको अच्छे से इस चीज को मैं डिफाइन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। मान लो मैंने एक रिएक्शन बनाई A प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और इससे बना है प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए रेट लिखा। क्या लिखा मैंने? रेट। रेट क्या होती है? रेट बराबर होता है dx अपॉन dt। ठीक है, किसके बराबर होता है बताओ मुझे? के A की कंसेंट्रेशन, किसकी? ये B की कंसेंट्रेशन और यहाँ C की कंसेंट्रेशन। एक काम करता हूं मैं, यहां पर मैं इसके आगे n1 ले लेता हूं, इस B के आगे मैं n2 ले लेता हूं और इस C के आगे मैं n3 लेता हूं। तो यहाँ पे क्या जाएगा? n1, यहाँ n2 और यहाँ कितना आ जाएगा? n3 आ जाएगा। समझ में आ गई सभी को यहाँ तक बात? ठीक है भाई, एक कोई नंबर होगा, B का कोई नंबर होगा, C का कोई ना कोई नंबर होगा, नंबर कहाँ चली जाएगी? पावर में चली जाती है। तो यहाँ तक आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो आगे बात करते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखता हूँ, अगर मुझे यूनिट लिखनी है तो मैं क्या करूंगा? देखो dx अपॉन dt, x क्या होती है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को किस में लिखते हो आप बताओ मुझे? सांद्रता, है ना? किस में लिखोगे? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ एक बार, कंसंट्रेशन। ठीक है, टी किस में होता है? टाइम में। टाइम पड़ जाएगा किस में चला जाएगा? सेकंड इनवर्स। तो यहां पर क्या हो गया? सांद्रता। ये क्या हो गया? सेकंड। समझ में आ गई? बराबर कर दो। यहां पर क्या है? अच्छा एक बात बताओ, ए की भी कंसंट्रेशन है, बी की भी कंसंट्रेशन है और सी की भी कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन को कैसे लिख रहे हैं? सिंपल ऐसे लिख रहे हैं। तो यहां पर क्या आ गया? सांद्रता। ए को मैं क्या बोल रहा हूं? सांद्रता बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? ए को मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन बोल रहा हूं। कितनी है इसकी पावर? n1। बी को भी क्या बोल रहा हूं मैं? कोई ना कोई कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, सांद्रता बोल रहा हूं। क्या है ये? n2 है। और सी को भी क्या बोल रहा हूं मैं? सांद्रता बोल रहा हूं। भाई ये कोई ना कोई सांद्रता है सारी। ठीक है, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे मैं? n3 बोल रहा हूं। समझ में आती बात? वापस ध्यान सुन लेना, इससे मैंने क्या किया है। एक बार एक काम करता हूँ, इसको मैं शॉर्ट, चलो ठीक है समझ जाओगे तुम, देखो समझो ध्यान से। इसको इस तरीके से लिखना मैंने पहले सिखा दिया कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो dx अपॉन dt, dx x क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन की को ऐसे लिख दिया सांद्रता। समझ में बात? t क्या होता है? टाइम। टाइम पर जाएगा तो किस में चला जाएगा? सेकंड इनवर्स में। समझ में आती बात? ये सब क्या है? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, सांद्रता सांद्रता सांद्रता, ये n1 n2 ये n3। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, चलो इसको मैं बाद में सॉल्व कर दूंगा, यहां बात करते हैं एक बार पहले के। देखो सांद्रता ये सब सेम है। देखिए देखो, ये अगर सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, तो ये घाते क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। सारे बेस क्या है? सेम है। तो बताओ यहाँ पर क्या जाएगा? सांद्रता। कंसंट्रेशन कितनी है? n1 प्लस n2 प्लस n3। समझ में आ गई यहाँ तक बात? किसी को कोई दिक्कत है? किसी बच्चे को? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर तो वैसा वैसा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सांद्रता। यहां पे क्या लिखा जाएगा? सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। यहां पर क्या लिख दो आप? कंसंट्रेशन, और ये क्या है मेरा? सेकंड। ठीक है, सेकंड इनवर्स। समझ में आ गई बात? बताओ मुझे क्या निकालना है? के निकालना है। तो अगर मैं के को इधर रखूं, इनको क्या कर दूं मैं? नीचे भेज दूं। के को यहीं रखूं और इसको क्या कर दूं मैं? इसके नीचे भेज दूं। और यहां पर मैं n1 प्लस n2 प्लस n3 को मैं क्या मान लेता हूं? n मान लेता हूं। समझ में आ गई बात? अब के को यहीं रखता हूं, ठीक है, और बाकी सबको मैं इसके नीचे ट्रांसफर कर देता हूं। तो ध्यान से देखना क्या कर रहा हूं मैं। ऊपर मैंने रखा ये कंसंट्रेशन, ठीक है, यहां क्या रखा मैंने? बोलो, सेकंड इनवर्स। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले के मैं सेम लिख देता हूं। ठीक है, के को यहीं रखा, इस पूरे को उठा के, अब देखो यहाँ पे इसकी जगह लिख दूंगा मैं n लिख दूंगा, और इस पूरे को उठा के इसके नीचे भेज देता हूं। लेकिन ध्यान रखना, अब इसकी जगह पूरा क्या लिखूंगा? पावर n लिख दूंगा। देखो क्या लिखना है, बोलो, सांद्रता या कंसंट्रेशन की पावर n। समझ में आती बात? ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पे, देखो ऊपर भी कंसंट्रेशन और नीचे भी क्या है? कंसंट्रेशन।
जब इस अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो क्या मैं इसको 1 माइनस एन लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, बराबर के, है ना। अब के उठा के इधर लिख देता हूँ। कोई फर्क पड़ रहा है क्या किसी को? नहीं पड़ रहा है सर, मैं तो नहीं पड़ रहा है, आपको पड़े तो पता नहीं। समझ में आ गई बात? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था क्या? देखो ध्यान से, सांद्र मैं लिख सकता था के बराबर, ऊपर क्या सांद्रता, नीचे भी क्या है सांद्रता। ठीक है, अभी इसमें डिवाइड में तो देखो जब ऐसा होता है ये दोनों सेम होती है, देखो डिफरेंस इसका केवल पावर का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सांद्रता या कंसंट्रेशन 1 माइनस एन, क्या आ गया ये सेकंड। समझ में आ गई यहां तक बात सभी को? बिल्कुल क्लियर है ना? एक एक स्टेप टू स्टेप समझते चलना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो एक बात बताओ, जो ब्रैकेट में लिखा होता है, अब मैं ऊपर वाला साफ कर देता हूं, आई थिंक ऊपर वाला आप लोगों ने उतार दिया होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब समझना ध्यान से, देखो नीचे हो गया ये। अब देखो के बराबर, अब आपको पता हो तो, आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, ये क्या होता है, मोल अपॉन लीटर होता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को क्या लिख सकता हूं, के बराबर क्या आ गया, मोल अपॉन लीटर। ये क्या आ गया 1 माइनस एन, ये क्या आ गया सेकंड इनवर्स, ये आ गई है। मजा आ गया? तो इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है। समझ में आ गई बात सभी को यहां तक? चलो कर लो फटाफट। ठीक है, समझ में आ गया होगा वैसे, है ना? सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं था। कुल मिला के सबका सार ये कि इस फॉर्मूले को याद रखना है बस। अब चाहे सब कहानी आई हो या नहीं, एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी। देखो यहाँ पर है क्या, है बता दो मैं इन सबको, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? ठीक है, होनी भी नीचे भी। चलो, तो कुल मिला के ये मेरा फॉर्मूला निकला। इस फॉर्मूले से देखो मैं करता क्या। अब देखो क्या निकला तुम्हारा, ये फॉर्मूला तो नहीं निकाला, के बराबर क्या निकाला है, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ठीक है, देखो यहां पर अगर n का वैल्यू 0 हो गया, कितना हो गया n का वैल्यू 0, तो जब n का वैल्यू 0 हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये सब पढ़ेंगे आगे चल के, है ना, इन्हीं को आगे चल के पढ़ना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, लिख लोगे पूरा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे है क्या, कहने का मतलब है कि अगर n का वैल्यू 0 हो तो रेट, तो यहाँ पे यूनिट क्या आएगी, देखो सिंपल सी आएगी। अगर मान लो ये 0 हो गया तो मेरे को क्या करना है, मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो बताओ 1 माइनस 0 कितना बच गया, 1, तो क्या बच गया यहाँ पे मोल अपॉन लीटर, ये क्या हो गया सेकेंड इनवर्स, और लीटर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स, क्या बच गया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है, जीरो ऑर्डर की यूनिट है। समझ में आ गई बात? जो भी n का वैल्यू होगा, मान लो n का वैल्यू कितना हो गया 1, तो बताओ 1 का मतलब फर्स्ट, तो ये कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ये सब क्या होते हैं आगे चल के इनकी और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, वही बराबर मोल अपॉन लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। और ध्यान है, एक में से एक गया तो कितना बच जाएगा, बोलो यहाँ पे मोल लीटर कितना आ गया 0 सेकेंड इनवर्स। एक फॉर्मूला ध्यान रखना, अगर किसी की पावर 0 होती है, अगर ऐसे लिखा हुआ है मोल अपॉन लीटर करके 0 लिखा हुआ है, तो उसको कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ऐसा करके लिख लेना, अगर किसी की पावर 0 हो तो उसको कितना मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया पूरा 1, क्या बच गया यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सेकेंड इनवर्स। तो पूछ ले फर्स्ट ऑर्डर का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, तो सेकेंड इनवर्स होती है, और जीरो ऑर्डर का क्या होता है, तो ये होती है। याद रहेगा। एक आखिरी और बात कर लेते हैं, आखिरी सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं।
लिख लेना पूरा। द्वितीय कोटि की बात कर रहे हैं, ठीक है, लिख लोगे द्वितीय कोटि। क्या लिखेंगे बताओ, एन का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे, 2। ये क्या होगा, मोल अपॉन लीटर, क्या आ गया 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। ये क्या आ जाएगा, मोल अपॉन लीटर माइनस का 1 सेकेंड इनवर्स। बताओ मोल क्या रहेगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोल इनवर्स। देखो लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में इनवर्स इनवर्स क्या हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा लीटर, और ये क्या रहेगा सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गई सबको यहाँ तक बात, बिल्कुल क्लियर है ना। देखो बेटा एक एक बात को समझते चलना, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, ये वाला और ये यूनिट। तो यूनिट को याद रखना है, रट्टा मत मारना, केवल फॉर्मूला याद रखो। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। के क्या होता है, के मतलब डिपेंड करने वाली चीज हो गई। अगर एन का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, ये सब पढ़ेंगे, ये ऑर्डर क्या होता है ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी। ये तो मैंने एग्जांपल लिया बस आपको पढ़ाने के लिए, ये आगे चल के इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये कोटि कहाँ से आई, ये सब क्या चीजें हैं, ऑर्डर कहाँ से निकल के आ गया, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इन सबके यूनिट्स को याद रखना है, ठीक है। चलो एक बार आप इनको उतार लो, है ना, फिर आगे बात करते हैं। ओके नोट, चलो फटाफट नोट कर लो इसको, जितना भी बोर्ड में मैंने लिख दिया है इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर लिया, तो ये सारी की सारी अच्छे से याद कर लेना। चलो हटा देता हूँ, नोट कर लो आपने। चलो देखो आगे हम बात करने वाले थे, नेक्स्ट हम टॉपिक ले लेते हैं अपना, ठीक है। थोड़ा सा वापस से देख लो, शॉर्ट में करके लिख लो, शॉर्ट में लिख लो। 0 ऑर्डर की पूछ ले, फर्स्ट ऑर्डर की पूछ ले यूनिट, या सेकेंड ऑर्डर की यूनिट पूछ ले, कैसे याद करोगे, ठीक है। क्या था यहाँ पे बोलो, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, कर लोगे आराम से। यहाँ क्या था फर्स्ट में, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और यहाँ नीचे वाले में क्या था, यहाँ कर सकते हो आप मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, लिख दोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात। देखो यहाँ पे एक ऑर्डर नाम का एक वर्ड आया अभी, है ना, कि ऑर्डर क्या होता है, तो उसी को पढ़ते हैं हम लोग। आगे अपना है अनुसंख्यता एवं कोटि, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी की बात करेंगे। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, क्या चीज होती है। देखो समझो ध्यान से, मैंने कोई रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन ए से मैंने बनाया पी, क्या बनाया, ए से मैंने पी बनाया, समझ में आ गई बात। अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा इसका आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो आप कैसे लिखते इसका बताओ मुझे, dx अपॉन dt, और किसके प्रोपोर्शन होता है वो, a की और इसकी पावर की, समझ में आ गई बात। तो यहां पर इससे मैं आपको ये समझा सकता हूं कि अनुसंख्यता क्या होती है और कोटि क्या होती है। तो सुनो ध्यान से, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। सबसे पहले किसकी बात करता हूं, अनुसंख्यता या मॉलिक्यूलरिटी की बात करता हूं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा, ठीक है, समझिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, 1, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी अनुसंख्यता भी कितनी हो गई, 1। समझ आ गई बात। एक चीज और मेरी बात सुनो, जो पहला पॉइंट है, अनुसंख्यता कोटि समान होंगे, है ना, लेकिन हमेशा समान होंगे ये बात ट्रू नहीं है, बिल्कुल फॉल्स। समझ में आ गया, वापस सुनो मैंने क्या बोला, अनुसंख्यता और कोटि समान हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुन लेना और लिख लेना, दोनों इक्वल हो सकते हैं लेकिन ऑलवेज हमेशा कभी नहीं होंगे, ठीक है। चलो जी ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे अनुसंख्यता की बात, अनुसंख्यता क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट है ना वो नंबर में कितना है, स्टाइक्योमेट्री में वो नंबर में कितना है, स्टाइक्योमेट्री में नंबर में कितना है, वो इसे क्या कहलाती है, अनुसंख्यता कहलाती है। समझ में आ गई सबको बात यहाँ तक। अभी बताओ ये कितना है, 1, तो ये। चलो तो यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछता, चलो एक बार सीधा आंसर करते हैं, ठीक है। यहाँ मॉलिक्यूलरिटी की बात करते हैं, पूरा लिख देता हूँ मॉलिक्यूलरिटी, और यहाँ बात करेंगे हम लोग ऑर्डर की। ऑर्डर में आपको अभी नहीं समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा, अभी के लिए मॉलिक्यूलरिटी बताना। बताओ कितना है, 1, तो आंसर कितना हो गया, 1।
क्या पी को गिनोगे? नहीं तो प्रोडक्ट है। चलो दूसरी देखते हैं, नहीं तो पहला हो गया, दूसरा करते हैं। इससे पहले एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है? पहले समझ लो एग्जांपल को बाद उतार लेना। a प्लस बी से बना फिर पी, बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, इसकी अणुसंख्यता। ये क्या है? अणुसंख्यता। ये क्या है? कोटि। तो बताओ यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी या अणुसंख्यता कितनी है? बताओ कितने लोग यहाँ पे? 2, तो कितने हो गए? समझ में आ गई बात? सभी को क्या अणुसंख्यता देखना आ गया? उतारना नहीं है, अभी सुनना है, जब मैं बोलूं तब आप उतार लेना। समझ में आ गई बेटा बच्चों सबको ये बात? चलो बहुत बढ़िया। तो मॉलिक्यूलरिटी देखना सीख गए सभी लोग। चलो जैसे मान लो ये आ गया, इसका मुझे बताओ, बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है या इसकी अणुसंख्यता कितनी है, बताओ मुझे। कितने लोग हैं यहाँ पे? 2, कितना आ गया? 2 आ गया। सब समझ में आ गई बात? सबको आ गई? क्या सभी अणुसंख्यता देख सकते? यार सिंपल सी बात है कि कोई भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है ना, उसके मॉलिक्यूल्स का सम, जो भी बैलेंस इक्वेशन होती है उसकी बात कर रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री में जो भी समीकरण है, जो भी रिएक्टेंट के कितना नंबर लिखा हुआ वो उसकी अणुसंख्यता होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। समझ में आ गई बात? सब सीख चुके हो ना? अभी कुछ भी नहीं उतारना है ना? फिलहाल नहीं उतारना है। अभी मैं केवल अणुसंख्यता को समझाता, अब मैं आपको ऑर्डर सिखाऊंगा, ठीक है? तो चलो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, है ना? कुछ नहीं उतारना है, मैंने मना किया था। सबसे पहले लिखो अणुसंख्यता क्या होता है। अणुसंख्यता की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम लोग कोटि की डेफिनेशन करेंगे, ठीक है? लिख लो, अणुसंख्यता किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, आयनों या परमाणुओं की संख्या से है जो स्टोइकियोमेट्रीय समीकरण में उपस्थित होते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, सभी लोग ध्यान समझ के। चलो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, मॉलिक्यूलरिटी के बारे में लिखो। लिखो इसके अंदर द सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट involved in stoichiometry equation। समझ में आ गई बात? एग्जाम्पल कर लो। अब आप खुद ही देख देख के बता दो। यहां लिख दिया मैंने P, यहां लिख दिया मैंने A प्लस B, यहां लिख दिया मैंने P। सबकी यहां पे मॉलिक्यूलरिटी लिखनी है आपको। अणुसंख्यता लिखनी, ठीक है? लिखो फटाफट सभी लोग। लिख लोगे सभी लोग? चलो बताओ यहां आंसर कितना है? 1। अब यहां पे सीधा मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है? 12 बड़ा नहीं करूंगा मैं। यहां पर अणुसंख्यता कितनी बताओ? यहां पे 2, यहां पर कितनी है? 2, यहां कितनी बताओ? 2 और 1। तो जो भी स्टोइकियोमेट्री में जो नंबर होता है, सम ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड इन स्टोइकियोमेट्री इक्वेशन। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री में कितना है? ये 2 और 1 3, ये कितना है? 2। तो देख के बता देना। मुझे एक बात हो, क्या यहाँ पे कभी जीरो कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते यार। अगर तुमने जीरो कर लिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो रिएक्शन नहीं होगी। और जब कुछ नहीं है तो पढ़ क्यों रहे हो इसको? जब इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो रासायनिक बलगति क्यों पढ़ रहे हो? तो एक बात और समझ में आ गई तुम लोगों को कि अणुसंख्यता कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कम से कम 1 तो होनी चाहिए। क्या कभी पाव आधा पौंड ढाई हो सकती है? क्या है फ्रैक्शन में हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है? तो 2 चीज ध्यान रखोगे, ये कभी जीरो नहीं होगी, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, भिन्न में नहीं होगी। समझ में आ गई बात? दशमलव में नहीं होगी। 2.5 लिख लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ में आ गई बात सभी को? यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको उतारो। डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने अणु परमाणु आयनों की संख्या जो स्टोइकियोमेट्री समीकरण में उपस्थित होते हैं, ठीक है? चलो जी उसको उतार लो एग्जाम्पल को। अब लिखो कोटि की बात करेंगे, ठीक है? हो गया? अब देखो मैं आपको ऑर्डर समझाता हूँ, पहले की तरह समझाता हूँ, उतारना कुछ मत, पहले समझ लेना, ठीक है? और एक बात ध्यान रखना, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, अणुसंख्यता, कोटि समान हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं। चलो मान लो मैंने लिखा A से P, ठीक? अब मुझे इसका dx/dt लिखना है। तो dx/dt लिखो, कैसे लिखोगे? K और ये क्या लिख दोगे? A, और पावर कितनी है यहाँ पे? 1। देखो जो ये पावर आती है ना, ये पावर यही क्या होती है? ऑर्डर होती है, कोटि होती है।
समझ में आ गई बात। जैसे ये आ गया मान लो a प्लस बी, क्या बन गया b, क्या लिखोगे इसका dx अपॉन dt, कैसे लिखोगे बताओ, k, याद है प्रोपोर्शन करके लिखते थे, क्या आ गया यहाँ पे a, यहाँ पे कितना आ गया b, बस उसकी पावर कितनी है, इसी कितनी है, 1 प्लस a कितना हो गया 2। समझ में आ रही बात कैसे करो, तो बताओ इसका ऑर्डर कितना हो गया 2। तो कुल मिला के जो भी कंसंट्रेशन आ रही है ना रिएक्टेंट की, उनकी पावर का सम में क्या होती है, ऑर्डर होती है। जो भी क्रियाकारी सांद्रता होती है ना, उनकी घातें जुड़ के क्या बनाती है, कोटि बनाती है। कि सर अनुसंख्यता भी तो 2 ही है सर, देखो मैंने कहा ना दोनों समान भी आएगी, लेकिन हमेशा हो ये बात जरूरी नहीं है। तो बताओ इसकी ऑर्डर तो कितनी आ गई 1, बताओ इसकी अनुसंख्यता कितनी है, बी कितनी है 1, बताओ इसकी अनुसंख्यता या मॉलिक्यूलिटी कितनी है, बोलो कितनी है भैया 2 है, यहाँ देख लिया। और जब रेट देखनी होगी तो रेट में जो एक्सप्रेशन में लिखा होगा ना, उनकी पावर को सम करना है। मुझे पता ही यही होता है, फिर भी तुम्हें हमेशा ऐसे लिख के सॉल्व करना है, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ होगी, कब होगी मैं आगे चल के बता दूंगा। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर कितना आ गया, देखो दोनों क्या सेम आ गए, सेम आएंगे, लेकिन हमेशा आएंगे ये बात जरूरी नहीं है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ये नहीं आते। समझ में आ गई बात, ठीक है। लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो ऑर्डर की डेफिनेशन लिख दो, इसको एग्जाम्पल बाद में करना, पहले डेफिनेशन लिखो। ऑर्डर लिखो, कोटि लिखो, लिखो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के अणुओं या परमाणुओं की संख्या को कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं। समझ में आ गई बात सभी को। चलो इंग्लिश मीडियम में लिख दो, नंबर ऑफ आयन और एटम ऑफ प्रोडक्ट it is involved in rate determining step in a chemical reaction। ठीक है, वेग निर्धारक पद क्या है ये भी मैं आगे चल के बता दूंगा एक बार, ठीक है। भाई वेग निर्धारक पद का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब ये होता है कि रिएक्शन रेट किस पर डिपेंड कर रही है, ए पे कर रही है। तो ये मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आपको ऑर्गेनिक मैंने पढ़ाया था याद हो तो, स्लो स्टेप फास्ट स्टेप है, जिस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है, जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। जैसे ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को। एक दूसरी डेफिनेशन और लिख लो सभी लोग, लिख लो इसके अंदर, वेग नियम में लिखे जाने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं का सम या उनकी घातों का सम, ऐसे लिख लो, वापस लिख लेना। वेग नियम में लिखे जाने वाले क्रियाकारकों की सांद्रताओं के घातों का सम क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। समझ में आ गई बात। इंग्लिश मीडियम में लिख दो, लिख लो, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, sum of power of concentration, term involved in rate expression, मतलब रेट एक्सप्रेशन में लिखे गए कंसंट्रेशन की पावर का सम। कर लोगे आराम से, ठीक है। ध्यान रखना, अब ऑर्डर देखो, कोटि देखो, अभी यार जीरो भी बताई थी तुमने, तो ये जीरो भी हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात, हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो दोनों समझ गए आपको। तो देखो दोनों के डिफरेंस की बात कर लेते हैं फटाफट। देखो डिफरेंस देखो, यहां पे मैंने लिखा है अणुसंख्यता, मॉलिक्यूलिटी लिखा है, यहां ऑर्डर या कोटि लिखा है। समझ में आ गई बात। देखो दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, फटाफट देख लो। पहला क्या था, डेफिनेशन लिख दो कि पहला दोनों की डेफिनेशन लिख देना। ये क्या है, सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, कर लोगे, पावर की समता। ये क्या था, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक जो नंबर होता है ना एटम्स का, एटम का, आयन का, है ना, उनकी बात करता है। तो पहला तो आप लिख देना डेफिनेशन, क्या लिख दोगे इसकी डेफिनेशन, तो दोनों में डेफिनेशन लिखना। दूसरा ध्यान में, ये हमेशा वॉल नंबर में होते हैं, हमेशा वॉल नंबर में होते हैं, ठीक है, हमेशा ये नंबर में होंगे, संख्या में होंगे, ठीक है। और ये जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है।
और ये वॉल नंबर में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। समझ में आ गई बात, है ना। वॉल नंबर समझ गए ना, सम या विषम संख्या, जैसे आ गया n बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है। ये किस में हो सकते हैं, जीरो में भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं और वॉल में भी हो सकते हैं। कर लोगे आराम से, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, ध्यान रखना ये थ्योरेटिकल होते हैं, थ्योरेटिकल, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना ये प्रैक्टिकली, ये जो आता है ये कैसे आता है, ये प्रैक्टिकली आते हैं, प्रैक्टिकली, ये प्रायोगिक मान होते हैं, प्रायोगिक मान। और ये मान कैसे होते हैं, प्रेक्षित मान, देख के बता सकते हो आप। समझ में आ गई बात सभी को, है ना। वॉल नंबर समझ गए ना, है ना। 1 2 3 4, ये जीरो फ्रैक्शन वॉल में हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकते हैं, ये हमेशा वॉल नंबर में होंगे, ठीक है। लेकिन कभी जीरो नहीं होंगे, इनके दोनों का डिफरेंस कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। समझ में आ गई बात, सभी को आ गई है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब मैं आपको कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ, उनके आप ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी बताना, ठीक है। कर लोगे आराम से, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। मिटा दूं, पता नहीं क्यों जब भी मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तभी